अमेरिका से डिपोर्ट होकर पिछले कुछ दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों में वापस लौटने वाले नौजवानों को लेकर अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी सख्त हो गया है। लगातार 335 लोगों के वापस आने के बाद अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के साथ साथ हरियाणा राज्य सरकार को आदेश जारी किए हैं, जिसपे साफ तौर पर अदालत ने कहा है कि दोनों राज्यों के अंदर गैर कानूनी रूप से इमिग्रेशन का काम करने वाले अवैध ट्रैवल एजेंटों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हाई कोर्ट ने अपने आदेशों में साफ किया है कि आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर पंजाब और हरियाणा सरकारें दोनों अपने इलाकों के अंदर काम करने वाले इनलीगल इमिग्रेशन सेंटरों के मालिक संचालकों की जो सूची है वो हाई कोर्ट को सौंपेगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे और उन साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाए। आपको बता दें कि पिछले 5 फरवरी से लेकर लगातार 3 बार जो है वो अवैध इमिग्रेट जो अमेरिका के अंदर थे वो वापस इंडिया लौट आए हैं और तीनों बार विमान जो था वो अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा था, जिसके बाद अब एक याचिका जो थी वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर दाखिल की गई थी और उस याचिका का निपटान करते हुए हाई कोर्ट ने दोनों सरकारों को 1 महीने का वक्त दिया है। इस 1 महीने के अंदर राज्य सरकार को लाइन ऑफ एक्शन तैयार करना होगा। ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर हाई कोर्ट को बताना होगा। कितने ट्रैवल एजेंटों पर कार्रवाई की जा रही है और किस तरीके से वो काम कर रहे थे और कितना पैसा उनकी तरफ से बाकी लोगों से ठगा गया था, इस पूरे मामले को लेकर भी एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो भी हाई कोर्ट को सौंपनी होगी। तो कुल मिलाकर अब खास तौर पर दोनों राज्यों के अंदर जो गैर कानूनी रूप से ट्रैवल एजेंट का काम कर रहे थे, अब उन पर शिकंजा कसने की तैयारी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद हो गई है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज, चंडीगढ़। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र का आगाज़ हुआ और समाजवादी पार्टी के विधायक सुबह से ही हंगामा काटते हुए नजर आए। तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक पोस्टर और बैनर लिए विधानसभा में प्रवेश करते हुए नजर आए, जिसमें ये लिखा हुआ कि कुंभ में भगदड़ जो हुई उसमें जो आंकड़े हैं मृत्यु के, वो सत्ता दल यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार उत्तर प्रदेश की आंकड़ों को छुपाते हुए नजर आ रही है। तमाम मुद्दों को लेकर सबसे अहम मुद्दा ये था कि जब योगी आदित्यनाथ आज अभिभाषण जो गवर्नर का हुआ उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा विधानसभा में अपने भाषण में ये कहा कि अंग्रेज़ी भाषा को सम्मिलित किया जाता है सदन की कार्यवाही में, जिसको लेकर नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे ने हंगामा किया और कटाक्ष किया कि अंग्रेज़ी पहले से ही कार्यवाही से निकाली जा चुकी है और हिंदी में ही सारी सदन की कार्यवाही होती है, ये गलत है कि इसको सम्मिलित किया जाए। वहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने कटाक्ष करते हुए कहा कि विरोधी दल के नेता और समाजवादी पार्टी के विधायक अपने बच्चों को तो विलायत भेजते हैं पढ़ने के लिए, दूसरे के बच्चों को कटमुल्ला बनाते हैं। इस पर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जोर आजमाइश की और शोर मचाना शुरू कर दिया सदन में, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। अब देखने वाली बात है कल तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी फिर से सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेगी। अब कहाँ तक किन सवालात का जवाब संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और योगी आदित्यनाथ की सरकार के जो मंत्रीगण हैं वो देते हुए नजर आते हैं। कल मुद्दे अहम हैं। गन्ना के मूल्य मुद्दों को लेकर समाजवादी विधायक जो हैं वो सवालात करेंगे और तमाम पश्चिम के विधायक भी तमाम सवालात को लेके, स्वास्थ्य प्रणाली को लेके और ख़ासतौर पर अखिलेश यादव की जो अहम विजिट हुई थी कैंसर इंस्टीट्यूट में, उन तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी के विधायक प्रश्न पूछेंगे और बीजेपी की शासित प्रदेश में सरकार, योगी आदित्यनाथ के मंत्रीगण, तमाम विभागों से संबंध रखने वाले जो मंत्री हैं वो जवाब ज़रूर देते हुए नजर आएंगे। अब कल किस तरह का हंगामा होता है या सुचारू रूप से सदन चलता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन किशन के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, JK न्यूज़।
नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं ताबिश कमाल हूं, मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं। दिल्ली से आज बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से रही। आज गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर में नए कानून को लेकर के एक अहम बैठक की गई। इस बैठक के अंदर LG मनोज सिन्हा और सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित DGP और चीफ सेक्रेटरी मौजूद रहे। ये बैठक इसलिए भी अहम मानी गई है कि इससे पहले जो 2 बैठकें हुई हैं उन बैठकों में उमर अब्दुल्ला बतौर मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए थे, जिसको लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नाराज़गी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि उमर अब्दुल्ला अब सूबे के मुखिया हैं और उनको सुरक्षा के हवाले से होने वाली तमाम मीटिंगों में या दिल्ली में होने वाली जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड मीटिंग है उनमें उमर अब्दुल्ला को होना चाहिए। हालांकि आज की मीटिंग नए कानून को लेकर थी। नए कानून में किस तरह की तब्दीलियाँ हैं, क्या इम्प्लीमेंटेशन किए गए हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन सब को लेकर के आज बातचीत की गई है। जब उमर अब्दुल्ला बाहर निकले तो उनसे कई सवाल किए गए कि क्या सुरक्षा के हवाले, घुसपैठ के हवाले से या आने वाले सेशन के दौरान जो केंद्र सरकार से मदद है उसको लेकर कोई बातचीत हुई है। तो उन्होंने साफ कहा कि नए कानून को लेकर के आज बातचीत की गई है और सिर्फ इस मीटिंग का मकसद ही नए कानून था। आपको बता दें कि सिलसिलेवार हर राज्य से इस तरह की बैठकें लगातार जारी हैं। जिन राज्यों में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर के भी कई सवाल किए गए। हालांकि इसके बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जब बाहर निकले तो उनसे भी सवाल किया गया। हालांकि उन्होंने मीडिया के कैमरे पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ये ज़रूर कहा कि आज की मीटिंग सिर्फ और सिर्फ नए कानून के इर्द गिर्द ही घूमती रही। यानी कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं, सुरक्षा का हवाला है, उसको लेकर के जो पहले मीटिंगें हुई हैं उसको दोहराया नहीं गया है। यानी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो बजट सत्र को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि LG और CM एक साथ गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह के सामने मौजूद हैं तो कोई बातचीत हो सकती है, तो आज कोई इस तरह की बातचीत नहीं हुई है। उम्मीद ये भी थी कि घुसपैठ या पाकिस्तान से होने वाली जो वारदातें हैं या जो ड्रग्स रैकेट जम्मू कश्मीर में लगातार एक्टिव था, क्या उस पर कोई बातचीत होगी, क्योंकि वो भी सुरक्षा के हवाले से एक अहम है। फ़िलहाल उस पर भी कोई इस तरह की बातचीत सुनने के लिए नहीं मिली। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ में 18 लोगों की मृत्यु होने के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर और प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हालांकि जो शनिवार के अगले दिन रविवार की बात करें तो रविवार को भी जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है यहाँ पर सुरक्षा उतनी कड़ी नहीं थी, जिसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में जो है ये सारी तस्वीरें दिखाई गई थी। लेकिन उसके बाद रेलवे प्रशासन, आप ये कह सकते हैं कि जागा और उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर और अंदर दोनों ही जगह जो है वो सुरक्षा टाइट कर दी गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो वॉलंटियर्स की भी जो तैनातगी है वो यहाँ पर की गई है। इसके अलावा RPF के जो जवान हैं वो बाकायदा एंट्री गेट पर ही खड़े हैं और अगर कोई अपना सामान लेके जा रहा है, मैं सहयोगी से कहूँगा एक बार ये आगे आएँ और दिखाएँ। ये देखिए जो सामान लेके जा रहा है, बैग स्कैनर भी यहाँ पर लगाया गया, बैगेज के लिए स्कैनर हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात है। और ये देखिए एक ट्रेन अभी आई है आपके सामने, तो ट्रेन में जिस तरीके से लोगों की भगदड़ मच रही थी कि आखिर पहले कौन जाएगा, पहले ट्रेन में कौन घुसेगा, इसके लिए भी जो है वो रेलवे प्रशासन की तरफ से इंतज़ाम किए गए हैं। सहयोगी से कहूँगा आ गए और दिखाएं, बीच में जो है वो रस्सी लगा दी गई है और उसके अंदर उसके पीछे की तरफ आप देखेंगे तो ये देखिए CRPF के जो जवान हैं वो तैनात है और RAF के भी जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा आपको और जानकारी दे देते हैं कि यहाँ पर GRP के जो जवान हैं वो भी तैनात है और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के भी जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। और ये जो सिक्योरिटी टाइट की गई है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके अनुसार जो स्पेशल ट्रेन जहाँ से जा रही है, जहाँ से चल रही है, उन प्लेटफॉर्म पर जो है वो सिक्योरिटी टाइट की गई है और इस तरीके की रस्सी जो है वो लगा दी गई है और बाकायदा यहाँ पर CRPF के जवान खड़े हैं जो लाइन लगवा रहे हैं। जो कहीं ना कहीं जो है वो सवाल भी खड़े उठ रहे थे उस ट्रेन हादसे के बाद कि आखिर इतनी भीड़ हो रही थी तो लाइन क्यों नहीं लगवाई जा रही थी अंदर जाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें जो है वो रेलवे ने संज्ञान लिया है, या आप ये कह सकते हैं कि रेलवे अब कहीं ना कहीं जो है वो नींद से जगा है और अब सुरक्षा इंतजामात जो है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पूरे पुख्ता कर दिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। बीते 17 फरवरी को जिस तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र अयोध्या के राम जन्मभूमि में
अवैध ड्रोन उड़ रहा था, जिसको एंटी ड्रोन सिस्टम ने मार गिराया है। उसके बाद से अयोध्या में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क और अलर्ट हैं। इस पूरे मामले को लेकर चौकी इंचार्ज के तरफ से एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी की बड़ी साजिश थी, ताकि ड्रोन सिस्टम उड़ने से भगदड़ हो सकती थी, ऐसा भी सुरक्षा एजेंसियों को अंदेशा है। और शायद यही वजह है कि अब सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं और अलर्ट हैं और जांच की दिशा को तेज कर दिया गया है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इसके पीछे की शरारत या हरकत किसकी है। ये इस बात को लेकर एजेंसियां लगातार जांच पड़ताल की दिशा को तेज कर दी हैं। अब पूरे मामले को लेकर जिस तरह से एफआईआर की गई है, ये भी माना जा रहा है कि अयोध्या में एजेंसियों ने पूरी तरह से ड्रोन उड़ाने वाले के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही इस बात का अयोध्या पुलिस और प्रशासन खुलासा करेगा, आखिर इसके पीछे कौन है। लेकिन जिस तरह से चौकी इंचार्ज ने इस बात का एफआईआर में जिक्र किया कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है, तो कहीं ना कहीं अब इस तरह से अवैध प्रतिबंधित क्षेत्र में जिस तरह से ड्रोन उड़ाया जा रहा था, इसके पीछे की मंशा क्या है, इस बात को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जांच की दिशा को तेज कर हर एक पहलुओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। पूरे घटनाक्रम को लेकर एडीजी जोन एसपी श्रीरकर ने भी अधिकारियों से जानकारी ली और इस बात को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इसके पीछे की साजिश का बहुत जल्द ही पर्दाफाश किया जाए, ताकि जिस तरह से ये शरारत की गई है उसको सलाखों के पीछे भी भेजा जाए। पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियां कई दिशों में काम कर रही हैं। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, जेके न्यूज, लखनऊ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में आज से बजट सत्र शुरू हुआ है। 18 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक चलने वाले इस बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल ने अपने 22 पन्ने के अभिभाषण में राज्य के विकास का खाका खींचा। पूरे अभिभाषण को पढ़ने के दौरान सत्ता पक्ष ने मेज थपथपा करके जहां राज्यपाल के अभिभाषण का स्वागत किया, वहीं विपक्ष ने विरोध भी जताया। विपक्ष के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा का जो बजट सत्र है यह 6 दिन के लिए ही निर्धारित किया गया है, जबकि इसे कम से कम 10 दिन होना चाहिए था, जिसमें राज्य के तमाम विकास के मुद्दों पे, जनहित के मुद्दों पे विपक्ष अपनी बात सदन के पटल पे रखता। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन कितने दिन चलेगा यह तय करना सरकार का काम होता है, और जो बिजनेस जिस तरह से होता है विधानसभा अध्यक्ष सत्र का संचालन उसी तरह से करती है। उन्होंने कहा कि अभी 7 दिन का सत्र का जो समयावधि है तय की गई है, लेकिन इसे सरकार और विपक्ष चाहे तो मिल करके आगे भी बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार ई विधानसभा की शुरुआत की गई है। पर्यावरण की व्यापक सुरक्षा को देखते हुए उत्तराखंड विधानसभा में ई विधानसभा की शुरुआत की गई है। विधायकों को कोई भी प्रिंटिंग सामग्री नहीं दी गई, उनको टैबलेट दिया गया है और उसी टैबलेट के माध्यम से वो सत्र के कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही विधानसभा में संसदीय शोध संस्थान भी स्थापित होने जा रहा है, जो आगे चल करके उत्तराखंड में संसदीय परंपराओं के अध्ययन का एक बड़ा केंद्र बनेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने ये विश्वास जताया है कि अगले 6 दिन पक्ष और विपक्ष मिलकर के बजट सत्र का सकारात्मक संचालन करेंगे और जनहित के मुद्दों को इसमें उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि 521 सवाल पक्ष और विपक्ष के विधायकों द्वारा लगाए गए हैं, जिन पे अगले 6 दिनों में व्यापक चर्चा होगी और इस दौरान 2 विधेयक भी पारित किए जाएंगे। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ जेके 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह।
मुंबई में कोयले से चलने वाली तंदूर भट्टियों पर बैन, हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी की सख्त कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। आज हम बात करेंगे खासतौर से मुंबई के में जो होटलें हैं, रेस्टोरेंट और ढाबों में कोयले से चलने वाली तंदूर भट्टियों पर बैन लगा है, उस पर बात करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी ने इस पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। खास तौर से ये हाई कोर्ट का फैसला और बीएमसी की कार्रवाई मुंबई की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने 9 जनवरी को आदेश जारी किया था कि होटलों और ढाबों पर कोयले से चलने वाली तंदूर भट्टियों को बंद किया जाए। इसके बाद बीएमसी ने सभी होटलों मालिकों और संचालकों को नोटिस जारी कर दिया है। बीएमसी अधिकारियों ने बताया है कि होटल और ढाबा संचालकों को 7 जुलाई तक कोयले से चलने वाले तंदूर, ओवन और बिजली उपकरण सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी ईंधन में बदलने का निर्देश दिया है। यदि इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो उनके लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जाएगी। कोयले से बनने वाली तंदूरी रोटी और कबाब का एक अलग ही स्वाद होता है। अगर पारंपरिक तंदूर को बंद कर दिया गया तो हमारा ग्राहकों को वही स्वाद नहीं मिल पाएगा। हमें कुछ और समय दिया जाना चाहिए। होटल मालिकों का कहना है कि इस फैसले से तंदूर रोटी और कबाब का स्वाद बदल जाएगा, जिससे उनका बिजनेस प्रभावित होगा। और वहीं पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से मुंबई की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। पर्यावरण विशेषज्ञों ने बताया कि कोयले से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण को बढ़ाता है और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए इस कदम से प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। अब देखना होगा कि होटल मालिक इस फैसले को लेकर क्या रुख अपनाते हैं और क्या बीएमसी अपने निर्देशों को सख्ती से लागू कर पाती है। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जेके 24/7 न्यूज, मुंबई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर देहरादून से। मैं संचित शर्मा एक बड़ी खबर को लेकर के आपके सामने हूँ और बात करेंगे देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक को लेकर के। देहरादून में जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ रहा है, उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के लगातार जो आम जनजीवन है या कहीं की जो आम लोग हैं वो पूरी तरीके से त्रस्त नज़र आते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो देहरादून के अंदर जिस तरीके से टूरिस्ट का आना जाना है, उसी को देखते हुए आए दिन शहर के अंदर लंबे लंबे जाम लग रहे हैं। और हाल ये है कि जिन सड़कों पर पहले जाम नहीं लगा करते थे, वहाँ पर अतिक्रमण की वजह से अब जाम लगने लगे हैं। ट्रैफिक की बात अगर बात करें एक्सीडेंट की, तो आए दिन देहरादून के अंदर एक्सीडेंट भी देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं सभी चीज़ों के बीच अगर बात करें देहरादून में रहने वाले अभिभावकों की, तो उनका मानना ये है कि जिस तरीके से देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में देहरादून के अंदर ट्रैफिक एक बड़ी दिक्कत बनने जा रहा है। अतिक्रमण के लिए उन्होंने कहा कि अतिक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है उसी की वजह से ट्रैफिक बढ़ता है। पार्किंग की व्यवस्था देहरादून में नहीं देखने को मिलती। इन्हीं सभी चीज़ों की सुधार के लिए उन्होंने कहा कि जो नए मेयर हैं सौरभ थपलियाल, उन्होंने कहा था कि वो निश्चित तौर पर अगर मेयर बनते हैं तो वो सबसे पहले पार्किंग व्यवस्था में सुधार करेंगे, अतिक्रमण हटाएंगे। अब बड़ी चुनौती ये है कि आए दिन शहर के अंदर होते एक्सीडेंट, बढ़ता ट्रैफिक, और सामने सौरभ थपलियाल की कही गई बात कि वो इसके ऊपर पहला कदम उठाएंगे। इसको लेकर के लोगों की अब नज़र सौरभ थपलियाल के ऊपर है कि सौरभ थपलियाल किस तरीके से नगर निगम की ज़मीनों में पार्किंग बनाते हैं और अवैध अतिक्रमण जो हो गया है उसको किस तरीके से हटाते हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ जेके 24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा। छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सेक्स रैकेट मामले पर 17 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये
जो 17 जो आरोपी है, इसमें से 2 महिलाएं भी गिरफ्तार हुए हैं और कुछ दलाल भी शामिल हैं। आपको बता दें, ये पूरी तरीके से एक ऐप के माध्यम से सेक्स रैकेट जो है पूरे जो है छत्तीसगढ़ में चलाते थे। ऐप के माध्यम से लड़की के फोटो दिखाया जाता था, रेट तय किया जाता था, उसके बाद जो है एक जगह फिक्स की जाती थी और देह व्यापार का यहाँ पर बड़ा जिस पड़ोसी का यहाँ जो है रायपुर में काम किया जाता था। इस पूरे मामले को लेकर के यहाँ के एसपी ने खुलासा किया और 2 आरोपी सहित जो है दलाल को भी आज जो है जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले वीआईपी रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक कजाकिस्तान की लड़की शराब पी करके गाड़ी चला रही थी, जिसके बाद जो है हादसा हुआ। हादसे के बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो जो युवती थी, कजाकिस्तान की लड़की थी, वो सेक्स रैकेट पे से संलिप्त थी। इसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूरे इस मामले की छानबीन की। तो इस पूरे मामले पर जब छानबीन शुरू हुई तो पुलिस को बड़ी कामयाबी हुई। 17 से ज़्यादा दलाल सहित जो सेक्स रैकेट से जुड़े जो महिलाएं थी उन्हें गिरफ्तार किया। बताया ये जा रहा है ये पूरा जो है ऐप के माध्यम से इसको चलाया जाता था और कई आरोपी को जो है पकड़ाने की आशंका है। और इस पूरे मामले पर जो है पश्चिम बंगाल से जो है एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो इस पूरी वारदात को जो है सेक्स रैकेट के घटना को अंजाम देता था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके पश्चिम बंगाल से रायपुर लाया है और जेल भेज दिया है। इस पूरे मामले पर पूछताछ जारी है और कई नाम जो है कि खुलासे इस मामले पर हो सकते हैं। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज़, रायपुर। मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। तेजस्वी यादव के एक बयान से बिहार के राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। आपको बता दें कि कल भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का पुण्यतिथि था। पूरे राज्य में बहुत ही धूमधाम से पुण्यतिथि मनाया गया। इस दौरान बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सीतामढ़ी के सोनवर्षा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। संबोधित करते हुए उन्होंने एक बड़ी बात कह दी और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हमारे पिता लालू प्रसाद को भी भारत रत्न दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग आज हमारे पिता को अपशब्द बोलते हैं एवं गाली देते हैं, वही लोग लालू प्रसाद को भारत रत्न देंगे। आगे उन्होंने ये कहा कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को जिसने भारत रत्न दिया है, वो लोग भी कर्पूरी ठाकुर को गाली देते थे और जो कर्पूरी ठाकुर को गाली देते थे वही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए। इसको लेकर जनता दल यू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि लालू प्रसाद को किस लिए भारत रत्न मिलना चाहिए, इसलिए कि क्या बिहार एक बार फिर बर्बाद हो, बिहार की बर्बादी हो एवं अपराधियों का राज हो। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेता आलोक राज ने भी अपना बयान जारी किया है। अब देखना होगा कि इस बयानबाजी से दोनों पार्टियों में क्या रंग लाता है। आपको बता दें कि एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने इस बात को रखा कि लालू प्रसाद को भी भारत रत्न मिलना चाहिए और जो लोग उन्हें गाली देते हैं वही लोग उन्हें भारत रत्न देंगे, जिसको लेकर भाजपा और एनडीए और महागठबंधन के पार्टियों में नेताओं में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी हो चुका है और इस पर विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने अपना अपना मत रखा है। अब देखना होगा कि इस बयानबाजी से आगे इस बयानबाजी से क्या होता है। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK24 न्यूज़, पटना।